हेलो हेलो माइक इज वर्किंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो गाइस, नाउ वी आर अप्रोचिंग द फाइनल पार्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। और बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। द लास्ट थिंग दैट वी विल लुक एट इन सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी। और देखो, वी नो वेरी वेल दैट कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क करते हैं तो वो कुछ एनर्जी को अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, एंड इफ रिक्वायर्ड दे कैन काइंड ऑफ लाइक गिव इट बैक। और सरफेस टेंशन के फोर्स में भी यही होता है। सरफेस टेंशन का फोर्स अगर किसी मेम्ब्रेन को लेटस से पुल करता है वॉट तो उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। दिस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट पार्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन मान लो सपोज अभी इस शेप में है और इस साइज में है, और dt टाइम में लेटस से कि ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी इस तरीके से बढ़ जाती है। यूं dt टाइम में मान लेते हैं सपोज कि ये dl लेंथ इस आगे बढ़ जाता है। इसका हर पार्टिकल मतलब हर पॉइंट जो है वो dl लेंथ लेटस से आगे बढ़ जाता है। तो मेम्ब्रेन नहीं, इनफैक्ट सरफेस बोलना चाहिए, सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स हियर। तो यू कैन इजीली सी कि हर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप देखो तो हर मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा था पीछे के डायरेक्शन में। और अगर लिक्विड की सरफेस थोड़ी सी एक्सपैंड होती है तो एक्सपैंड होने का मतलब है कि सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा था बैकवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यू कैन क्लियरली सी दैट वर्क डन बाय सरफेस टेंशन विल बी नंबर वन नेगेटिव। एक बात तो ये है। और दूसरा, आप ये देख लो कि अगर वर्क डन की वैल्यू चाहिए तो इट्स वेरी वेरी इजी। अगर मान लो ये पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस अगर लेंथ इसकी अगर मान लो एल है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा एस मल्टीप्लाइड बाय एल। वर्क डन की बात अगर करनी है तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और माइनस साइन मैंने इसलिए लगा दिया है बिकॉज द वर्क डन बाय सरफेस टेंशन इज नेगेटिव। एंड यू कैन फर्दर सी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस टाइम्स वर्क डन। बिकॉज हमने देखा था कि ग्रेविटी है या कोई भी एजेंसी है, अगर ये काम करती है तो ये एनर्जी स्पेंड करती है। एनर्जी स्पेंड करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी। तो पॉजिटिव वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी। यहां पे माइनस साइन लगा के इसी चीज को अकोमोडेट करते हैं। एंड इफ यू डू दैट यू कैन सी कि यहां पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी एस मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू डी एल। और एल और डी एल के वेरिएबल्स चलो सॉरी गाइस, विल रिकॉर्ड दिस पार्ट अगेन, दिस इज नॉट गुड। इसको काट देंगे पूरा जितना भी बोला है। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। चलो भाई, सरफेस टेंशन के अब लास्ट पार्ट्स के ऊपर चलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं, फोर्सेस की बात कर ली है, प्रेशर की बात कर ली है, लेकिन एक छोटी सी बात है जो अभी तक हमने नहीं करी है। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट एनर्जी। हमें पता है कि हर कंजर्वेटिव फोर्स के साथ कुछ ना कुछ एनर्जीज एसोसिएटेड होती है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। और कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, याद करो, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं मैं आपको पहले। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर काम करता है तो वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी स्पेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट सोर्स इज रिड्यूस्ड, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज रिड्यूस्ड। और अगर कोई भी फोर्स नेगेटिव काम करता है, इसका मतलब है कि वो आपको एनर्जी दे नहीं रहा है, उल्टे अगर आपसे एनर्जी ले रहा है तो वो और मोटा होता जाएगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। वही कहानी आपके सरफेस टेंशन की भी होती है। हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि सरफेस टेंशन को कंजर्वेटिव प्रूव वूव करने के चक्कर में भी हम इस लेवल पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम
पोटेंशियल एनर्जीज के साथ क्या एसोसिएटेड होती है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो जरूर निकालेंगे। एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू डिराइव। और एक अच्छी बात है कि सरफेस टेंशन का जनरली ये वाला जो पार्ट है, एनर्जी वाला पार्ट, ये जनरली थोड़ा सा इजी माना जाता है। देखना अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात नहीं होगी। तो लेट अस गो हेड विद दिस। देखो, मान लो सपोज मेरे पास लिक्विड की एक सरफेस है, और वो लिक्विड की सरफेस मान लो सपोज लेट्स से किसी तरह से हम एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगा के उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और मान लो एक सर्टेन टाइम टी के ऊपर जो सरफेस थी वो इस तरह से थी, इस सिचुएशन तक ऑलरेडी बन गई थी सरफेस। dt टाइम में अगर आप देखोगे तो सरफेस थोड़ी सी और एक्सपैंड हो जाएगी। कितनी और एक्सपैंड हो जाएगी? dt टाइम में आप ये देख लो, मान लेते हैं कि dt टाइम में हम इसके हर मॉलिक्यूल को बाहर मूव कर रहे हैं। dt टाइम में मान लो हर मॉलिक्यूल बाहर मूव कर जाता है बाय अ स्मॉल अमाउंट, लेट अस से ये जो जरा सा अमाउंट होगा, ये जरा सा अमाउंट होता है मान लो dr। थोड़ा सा ये सरफेस का हर मॉलिक्यूल बाहर और मूव कर जाता है बाय एन अमाउंट dr। सरफेस की जो ऑलरेडी लेंथ थी टाइम t के ऊपर, सरकमफ्रेंस जो थी, ये मान लेते हैं l। लुक वेरी केयरफुली, कौन से डिस्टेंस को मैं l बोल रहा हूं? ये सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस जो थी टाइम t तक ऑलरेडी डेवलप हो गई थी, ये l है मान लो। और ऑब्वियसली dt टाइम बाद अगर आप देखोगे तो लेंथ और ज़्यादा हो जाएगी। एंड यू ऑल्सो नो दिस कि कोई भी सरफेस का सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा उसको श्रिंक करने की कोशिश करता है। तो सरफेस अगर एक्सपैंड कर रही है तो अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी सम एक्सटर्नल फोर्स। हम इसको हर तरफ से पुल कर रहे होंगे किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तभी ये सरफेस एक्सपैंड कर रही होगी। और सरफेस टेंशन का फोर्स अगर आप देखोगे तो हर मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेट मी जस्ट शो इट बाय ग्रीन कलर। हर मॉलिक्यूल के ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से, ऐसे यू। हमें पता है कि सरफेस टेंशन का फोर्स होता है S मल्टीप्लाइड बाय L। और पहली बात तो आप ये देख लो कि अगर आप सरफेस को थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हो तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स इज क्लियरली नेगेटिव, बिकॉज सरफेस टेंशन का फोर्स हर मॉलिक्यूल को अंदर खींच रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल तो बेचारे बाहर मूव कर गए। तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स इज नेगेटिव। और नेगेटिव वर्क करने का मतलब है कि आपका प्यारा सरफेस टेंशन का फोर्स एनर्जी दे नहीं रहा है, एनर्जी स्पेंड कर रहा है। और किसकी पॉकेट से जा रही है एनर्जी? एनर्जी उस एक्सटर्नल फोर्स की पॉकेट से जा रही होगी जो सरफेस को एक्सपैंड कर रहा है। बट वी डोंट रियली नीड टू कॉन्टैक्ट द एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली। हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जिस फोर्स के साथ भी एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, आप ये देख लो कि भाई वो फोर्स वर्क कितना कर रहा है। तो अगर इस हल्के से एक्सपेंशन को देखते हैं तो इस हल्के से एक्सपेंशन में जो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, दैट इज वन थिंग। देन वैल्यू उसकी हो जाएगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स। तो dw हो जाएगा इतना। टोटल वर्क अगर आपको चाहिए तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो -s तो हम बाहर ले लेंगे और अंदर रहने देते हैं L इंटू डी आर। और अब जरा हम इसमें थोड़ा सा अपने कैलकुलस के आइडियाज लगा के देखते हैं कि ये L इंटू डी आर क्या होता है। ध्यान से देखो कि L इंटू डी आर विल बी नथिंग बट दिस एरिया। ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया मैं दिखा रहा हूं, ग्रीन कलर का एरिया का मतलब है कि सरफेस का एरिया जितना बढ़ जाएगा dt टाइम में, जो इंक्रीज इन एरिया होगा वो इंक्रीज इन एरिया एक तरह से ये होगा। इन केस यू आर अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे याद करो कि सर्कल के केस में जो हमने 2πr/dr ऑनियन रिंग का एरिया निकाला था, उसमें मैं क्या करता था, उसमें मैं बोलता था कि भाई इस तरह का एरिया है, अब अगर ये एरिया निकालना है तो हम क्या करते थे, इसको एक जगह कट कर देते थे। कट करके अगर आप इसको सीधा कर दो तो जो चीज़ बनेगी, कट करके अगर आप इसको भी सीधा कर दोगे तो सीधा करके खोलने के बाद जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी ऐसे कि ये लेंथ हो जाएगी L। मानता हूँ कि जो नीचे वाली लेंथ है वो थोड़ी सी L से ज़्यादा होगी, लेकिन हमें पता ही है कि हमें साइड के कॉर्नर्स तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये L हो जाएगी। और ये थिकनेस अगर आप देखोगे तो ये थिकनेस dr हो जाएगी। L इंटू डी आर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो एरिया है ये आ जाएगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा -s तो बाहर ही है और इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा आपका dA। तो ये हो जाएगा आपके पास वर्क डन। और अब आप देख लो कि इंटीग्रल के अंदर जब तक L और dr दोनों अलग अलग वेरिएबल्स थे तब तक इसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन यहाँ तो यार बेचारा सिंगल dA आ गया है। अब सिंगल dA अगर आ गया है तो इसको तो अपन एक बार में ही धराशायी कर देंगे। इंटीग्रल dA विल बी सिंपली चेंज इन एरिया। इंटीग्रल की लिमिट्स भी आप देख लो कि मान लो सरफेस को आपने बिल्कुल जीरो से बिल्ड करना शुरू किया था
और बढ़ाते 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 आपका एक्सटर्नल फोर्सेस को खींच खींच के इसके एरिया को ए कर देता है मान लो। तो अगर एरिया को 0 से ए तक आपने खींच के बढ़ाया है, तो लिमिट्स अगर आप 0 से ए रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अगर वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स नेगेटिव है, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन फोर्स एनर्जी दे नहीं रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। बिल्कुल स्प्रिंग जैसा ही है कि स्प्रिंग बेचारा जब नेचुरल लेंथ में बैठा था तब हम मानते थे कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, और फिर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक्सपैंड करता था तो पूरे एक्सपेंशन के टाइम पे स्प्रिंग चुपचाप बैठा हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता था। और जब उसका एक्सपेंशन हो जाता था लेट अस से एक्स, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती थी हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर अगर आप छोड़ो तो वो आपको वापस एनर्जी रिटर्न कर सकता था। सेम चीज अगर आप देखो यहाँ पे तो सरफेस टेंशन के लिए है, सरफेस टेंशन फोर्स भी 0 से लेके ए तक के एक्सपेंशन के दौरान एक्सटर्नल फोर्स के वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहा, और जब एरिया ए बन जाएगा तब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी एस मल्टीप्लाइड बाय ए। तो हम लास्ट में बस वही बोल देते हैं दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस एस ए विल बी इक्वल टू एस ए। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली जब सरफेस ही नहीं थी इनिशियली तो जीरो ही थी, तो अब आप ये बोल सकते हो दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सरफेस विल बी इक्वल टू सिंपली एस मल्टीप्लाइड बाय ए। तो कोई भी अगर आपके पास सरफेस हो, फ्लैट हो, कर्व्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर जो सरफेस टेंशन की एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बन जाता है, यूएसए लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टाइप्स। तो याद भी एकदम से तुरंत ही हो जाता है दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू सिंपली सरफेस टेंशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी का, और किसी भी तरह की सरफेस लिक्विड सरफेस हो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इससे निकाल सकते हो। ऑल्दो ये भी ध्यान रखना प्रैक्टिकली एज एन इंजीनियर यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रास्प ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो, कि भाई ठीक है फॉर्मूला तो आ गया, बट रियल लाइफ में अगर आप देखो तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बिकॉज आप देख लो कि सरफेस टेंशन कांस्टेंट जैसे पानी का ही अगर आप देख लो तो 0.072 के आसपास आ गया। एरिया अगर आप देखो तो एरिया अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर भी ले लेते हो, लाइक 1 मीटर स्क्वायर इज अ वेरी बिग एरिया, 1 मीटर मतलब 3 फीट के लगभग, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर मतलब अच्छा खासा बड़ा एरिया हो जाएगा। उसकी भी एनर्जी अगर आप देखोगे तो जरा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये 0.072 जूल्स के बराबर होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया भी लेते हो तो भी, विच यू कैन सी इज नॉट अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बिकॉज 1 kg का अगर मास लेते हो, और 1 kg का मास तो कुछ भी नहीं होता है ना, सिंपल सा मास होता है, उसको अगर आप 1 मीटर उठा लेते हो, 1 मीटर उठाना भी बहुत आसान है, तो अगर 1 kg के मास को 1 मीटर उठाते हो तो जो mgh होगा वो आप देख लो खुद ही, 1 kg इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई एच अगर आप देखोगे तो ये आराम से 10 जूल्स हो जाएगा। और ये भी कोई बहुत महान पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, आराम से आप एक हाथ से उठा सकते हो, एक उंगली से भी उठा सकते हो 1 kg को, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो यहाँ पे आप देख लो ये भी 10 जूल्स होता है, और ये अगर आप देखोगे तो ये 0.1 जूल्स भी नहीं है। और 1 मीटर स्क्वायर इज अ बिग इनफ एरिया। बकेट के अंदर अगर आप जितना पानी देखोगे उसके अंदर सरफेस एरिया कितना होता है, वो तो 1 मीटर स्क्वायर का हार्डली एक फ्रैक्शन होगा। और 1 मीटर स्क्वायर का भी अगर आप एरिया लेते हो तो ये 0.1 भी नहीं होता है, मतलब इससे 100 टाइम्स ज़्यादा आपकी ये एनर्जी है। तो ये ध्यान रखना, कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड कि ये सरफेस टेंशन की एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला तो है, बट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल केसेस ये एनर्जी बहुत स्मॉल होती है। इस वजह से हम इन ज़्यादातर केसेस में अगर ग्रेविटी वगैरह के कंपैरिजन में देखो तो हम इसे आराम से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट हम जरूर करेंगे, बहुत जगहों पर नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ पता जरूर होना चाहिए कि भाई कितनी एनर्जी होती है। बिकॉज बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे सरफेस एनर्जी का ही सारा खेल होता है, दूसरी एनर्जीज होती नहीं है। तो जनरली जहाँ पे दूसरी एनर्जीज नहीं है, जहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है, वहाँ पे फिर ये छोटे छोटे प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको अपने को अच्छे से यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले तो हमने एक छोटी सी चीज़ निकाल ली है कि सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, U इक्वल टू एस इंटू ए। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें और थ्योरी में ही मेंशन कर दूंगा बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द एप्लीकेशंस। इसमें यह ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला मैंने एक सरफेस के लिए निकाला है। जैसे पानी भरा हुआ है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, तो ग्लास के अंदर पानी भर दोगे तो उसके ऊपर पानी की एक सरफेस होगी।
लेकिन इसी की बजाय अगर आप एक सोप की फिल्म लेते हो, सोप की थिन फिल्म लेते हो, तो उसकी एक ऊपर वाली भी और एक नीचे वाली भी दो सर्फेसेस होती हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने निकाला है एक सरफेस के लिए। अगर आपके पास एक सोप की थिन फिल्म टाइप की है ऐसी, तो थिन फिल्म में देखोगे अगर आप, तो दो सरफेसेस होती हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली अगर एक साइड का एरिया ए है तो दोनों साइड का एरिया मिला के 2a हो जाएगा, जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। मतलब फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा, लेकिन जो सरफेस टेंशन निकालोगे आप वो 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। आपको दोनों साइड के एरियाज लेने होंगे, ये बात है। ठीक है, तो ये फंडा होता है सरफेस एनर्जी का। और इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन बना के देखते हैं, दे आर ऑल वेरी इजी। देखो कुछ भी नहीं होता है इसमें। जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मेरे पास पानी की एक ड्रॉप है, ठीक है, पानी की अगर मान लो मेरे पास एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप का रेडियस है लेट अस से आर। अब मुझे कोई पूछता है कि बताओ कि इस ड्रॉप के अंदर जो पानी की सरफेस है उसके अंदर कितनी सरफेस एनर्जी स्टोर्ड है। तो देख लो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एस इंटू ए। स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाता है 4πr²। तो देयरफॉर कुछ भी नहीं है, u मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। ये आप ऐसे ही छोड़ दो, चलो ये आपके पास हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और छोटा सा एक करेक्शन कर लो इसमें, u नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ये s हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मान लो सपोज आपके पास एक सोप बबल है, ठीक है, और क्लैरिटी के लिए और लिख देता हूँ सोप बबल। वैसे तो सोप बबल अंडरस्टूड है कि सोप बबल एयर में ही होगा, आप और कहाँ पे सोप बबल फुलाओगे, लेकिन सोप बबल अगर मान लो सपोज है इन एयर, तो हमें पता है कि अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है, और यहाँ पे पतला सा सोप फिल्म का एक सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन की एक फिल्म होती है बेसिकली। अब इस केस में अगर मान लो सपोज आपको सरफेस टेंशन चाहिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अंदर वाली सरफेस अलग है, बाहर वाली सरफेस अलग है। दोनों का जो सरफेस एनर्जी होगा इट विल बी गिवन बाय दिस रिजल्ट। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए अगर आपको, तो s मल्टीप्लाइड बाय 4πr² तो करोगे, लेकिन ऐसी ऐसी दो सरफेसेस हैं, तो 8πr² s हो जाएगी इसकी सरफेस एनर्जी। तो ये बात है, ये ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन की एनर्जी एक सरफेस के लिए होती है। अगर आपके पास दो सरफेसेस आ रही हैं, तो देन यू विल हैव टू करस्पॉन्डिंगली मेक दीज काइंड ऑफ चेंजेस। ये बात है। और देखो और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं थोड़े से, और अगर बड़े एग्जांपल्स अगर लेते हैं ना, बड़े एग्जांपल्स तो देखो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बनेंगे नहीं, लेकिन मान लो चलो मैं एक एग्जांपल आपको और लेके दिखाता हूँ। एक बड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम है जो पता नहीं कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सैकड़ों बार ये पूछ चुके हैं। तो क्या एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल ये है कि मान लो सपोज मेरे पास एक लिक्विड की ड्रॉप है, और ये लिक्विड की ड्रॉप का रेडियस था आर। इसकी डेंसिटी वेंसिटी चाहिए तो वैसे रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट चाहिए तो एज्यूम कर लेना रो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है S। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी तरीके से इस लिक्विड की ड्रॉप को तोड़ देता हूँ, इस लिक्विड की ड्रॉप को पीसेस में तोड़ देता हूँ। एंड लेट अस से कि मैं इसको तोड़ देता हूँ 1000 आइडेंटिकल पार्ट्स में, इसको तोड़ देता हूँ। और मान लो ग्रेविटी वेविटी एब्सेंट है, तो जो छोटे छोटी ड्रॉपलेट्स बनेंगी वो सारी की सारी स्फेरिकल होंगी। माई क्वेश्चन इज दिस कि अगर मैं इसको 1000 पार्ट्स में तोड़ देता हूं, तो उसमें कितनी एनर्जी मुझे मिनिमम देनी होगी। इन अदर वर्ड्स लेट मी स्टेट इट मोर क्लियरली कि अगर एक बड़ी ड्रॉप को 1000 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, देन what is the amount of mechanical energy, extra energy that I will need to supply to the system to perform this particular task। मान लो ये हमें निकालना है। सबसे पहली चीज तो देख लो कि मैथमेटिकली तो खैर हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस कि अगर आप कभी भी किसी भी बड़ी स्फेरिकल ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ोगे, तो पहली चीज तो अपने को यह समझनी है कि इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। और मैथ्स की एक बड़ी सिंपल सी थ्योरम होती है विच सेज कि अगर हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है, मान लो 1 लीटर का पानी है, और 1 लीटर के पानी से अगर मैं अलग अलग शेप्स बनाना शुरू करता हूँ, कभी क्यूब बना देता हूँ, पानी का क्यूब बनाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मान लो सपोज आप क्ले है, मान लो क्ले अगर मान लो सपोज मेरे पास है, वो गीली मिट्टी टाइप की जो चीज़ होती है, अगर मान लो क्ले है मेरे पास और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, और उससे मैं अलग अलग टाइप्स के शेप बनाता हूँ। तो मैथ्स में ज्योमेट्री में एक बड़ी फेमस थ्योरम होती है विच सेज कि जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो एक स्फीयर का होता है। और
वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर मिनिमम सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है तो उसका मतलब है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम में तभी स्टोर होगी जब आपके पास ऑब्जेक्ट स्फेरिकल होगा। और अगर आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को तोड़ के, डिफॉर्म करके, चेंज करके कोई भी और शेप बनाते हो तो हमेशा सरफेस एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी फ्री में नहीं आती। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पे किसी तरीके से सप्लाई करनी पड़ेगी, ये बात है। तो देयरफॉर मामला ये है कि अगर आपको ये दिया है किसी भी क्वेश्चन में कि कोई स्फेरिकल ड्रॉप है और उसको कुछ भी तरीके से चेंज कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि सरफेस एरिया बढ़ेगा ही। और अगर बढ़ेगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी एनर्जी अपनी पॉकेट से सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब आप देखो आगे चलते हैं कि अगर आपने इसको 1000 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स बना दिया है तो अब आप देखो कि हर ड्रॉपलेट जो बनेगी, हर ड्रॉपलेट का रेडियस ऑब्वियसली कम होगा ओरिजिनल से। अब ये मत बोल देना कि रेडियस कितना होगा सर, रेडियस r/1000 होगा, ये तो गलत है। क्योंकि आपने बड़ी ड्रॉपलेट को 1000 पीसेस में तोड़ा है। तो ये बात अगर आप बोलते हो कि हर छोटी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 1000 टाइम्स कम होगा, वो ठीक है, बट रेडियस बिल्कुल 1000 टाइम्स कम नहीं होगा। तो अगर आपको नया रेडियस निकालना है तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी बजाय आप इसको ऐसा करो कि जो छोटी ड्रॉपलेट है उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसी ऐसी 1000 ड्रॉपलेट्स मिलाता हूं तो मेरे को बड़ी ड्रॉपलेट मिलती है जिसका वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते भी हो तो इस तरीके से लगाओगे, और इस तरीके से वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा के यू कैन सी दैट आर क्यूब विल बी इक्वल टू r/10 का होल क्यूब। इन अदर वर्ड्स स्मॉल r विल बी इक्वल टू r/10। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मैंने देखा एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाती है कि 1000 ड्रॉप्स में ब्रेक किया है तो हर ड्रॉप का रेडियस r/1000 हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हर ड्रॉप का रेडियस अगर आप देखोगे तो हर ड्रॉप का रेडियस सिंपली r/10 होगा। और अब आप देख लो, अब इसमें आप देख लो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, हमें सरफेस एरिया लेना होता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी 4πr² मल्टीप्लाइड बाय s। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो 4π स्मॉल r² इंटू एस। यू कैन सी 4π इंटू स्मॉल r² इंटू एस। ये जो है ये छोटी ड्रॉपलेट की, एक ड्रॉपलेट की एनर्जी, और इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल एनर्जी मिल जाएगी। और कैलकुलेशंस आगे बढ़ा ही देते हैं। यू कैन सी कि 4π, नाउ स्मॉल r² विल बी कैपिटल R² बाय 100। और इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो यू कैन इजीली सी कि एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा बहुत इंक्रीज नहीं है, अच्छा खासा इंक्रीज है। 100 गुना हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। आप देख लो 100 नहीं 10 गुना हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा 4π कैपिटल R² इंटू एस, ब्रैकेट में डाल दो, 10 आप बाहर रखो। तो यू कैन इजीली सी कि ओरिजिनल जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, ये तोड़ने के चक्कर में आपने इस पोटेंशियल एनर्जी को 10 गुना बढ़ा दिया है। और जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो लास्ट में अगर अपने को ये निकालना था कि भाई हमें अपनी पॉकेट से कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो मिनिमम जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो एटलीस्ट इतनी तो देनी पड़ेगी जितना इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज ये एटलीस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस तरह के प्रोसेस में कि अगर आप किसी चीज़ को हिट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो आपको पता है कि इस तरह के प्रोसेस में जनरली एनर्जी हीट वीट में थोड़ी एनर्जी निकल ही जाती है। लेकिन अगर उसको नेग्लेक्ट भी कर दो, बिल्कुल मतलब परफेक्शन के स्केल के ऊपर अगर लेके भी जाओगे, तो भी जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो इसका और इसका डिफरेंस हो जाएगी। और इसका और इसका डिफरेंस बोले तो 9 इंटू 4π r² s, 36 पाई r² s। ये एनर्जी आपको डेफिनेटली सप्लाई करनी पड़ेगी। और कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स का ये रिवर्स भी पूछ लेते हैं। कभी कभी आपको ये बोलते हैं कि चलो हमें एनर्जी सप्लाई करने का मूड नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम 1000 ड्रॉपलेट्स लेके आते हैं और इन 1000 ड्रॉपलेट्स को लाके एक जगह रख देते हैं, तो ये अपने आप मर्ज करके बड़ा स्फीयर बना लेंगे। तो अगर उनका क्वेश्चन ही रहता है कि अगर 1000 ड्रॉपलेट्स मर्ज करके बड़ा स्फीयर बना लेते हैं तो उसमें हीट कितनी जनरेट होगी, ये पूछते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि इसी का रिवर्स करोगे तो ये हीट जनरेट हो जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली अगर ड्रॉपलेट्स मर्ज हो रही हैं, बड़ा स्फीयर बना रही हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस या तो काइनेटिक एनर्जी गेन के फॉर्म में आपको कहीं से दिखाई दे,
लेकिन अगर वो काइनेटिक एनर्जी गेन के फॉर्म में आपको कहीं से दिखाई नहीं दे रहा तो वो कहाँ जाएगा सारा का सारा, वो वेस्ट होके कंप्लीटली आपका हीट जनरेटेड में चला जाएगा। तो ये देख लो, इस तरीके से ये लोग क्वेश्चंस बनाते हैं एज फार एज पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी इज कंसर्न्ड। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। ओके, चलो भाई एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, सिंपल सा। देखो, नेक्स्ट सिचुएशन मैंने ये बनाई है कि मेरे पास एक सोप सॉल्यूशन की ऐसी फिल्म है और इसको मैंने ऐसे लगा रखा है कि एक ऐसा यू शेप का वायर है वर्टिकल प्लेन में, और एक ये वाला जो लास्ट वाला वायर है ये मूवेबल वायर है। यू कैन सी दैट ये छोटे छोटे जो गोले बना रखे हैं, दिस एंश्योर्स दैट द लास्ट वायर कैन मूव एंड स्लाइड अलोंग द रेल्स। और इनके बीच में यहाँ पे मैंने एक सोप फिल्म बना रखी है ऐसे। सोप फिल्म का जो सरफेस टेंशन है वो आपको दिया है, इस वायर की जो लेंथ है ये एल आपको दी है, और अब इसमें मैंने मास पुली सिस्टम भी लगा दिया है, और मास पुली सिस्टम लगा के यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हल्का सा मास लगा रखा है एम। सी बिकॉज यू नो दैट इन सच कंडीशंस सरफेस टेंशन का फोर्स एनर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो अगर मैं बहुत बड़ा मास लगा दूंगा यहाँ पे तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ये तो सिंपली बड़ी तेजी से नीचे गिर जाएगा एंड द फिल्म विल ब्रेक। लेकिन मान लो एक रीजनेबल सा मास है, ये मास मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और अब इसके बाद मैं इस मास को रिलीज कर देता हूँ। ये आपको गिवन है कि रिलीज करने के बाद ये मास नीचे जाता है, और हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा रहेगा कि मैं सारे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर रहा हूँ। रिलीज करने के बाद let us consider the time interval in which the mass goes down by a distance h। क्वेश्चन ये है कि h डिस्टेंस गिरने के बाद ये जो अपना ब्लॉक होगा, जो मास होगा, h डिस्टेंस गिरने के बाद इन भाई साहब की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये अपने को निकालना है। ठीक है, आई रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है दैट फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर इट हैज फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस h स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मान लो ये क्वेश्चन है, तो अब आप देख लो कि इसको दो तरीके से किया जा सकता है। या तो आप फोर्स वाला मेथड लगाओ, एक्सेलरेशन वगैरह निकालो और उससे फिर आप आगे कैलकुलेशन कर लो, या दूसरा एक बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट सा तरीका है कि आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। बिकॉज यू कैन सी कि जैसे जैसे मास नीचे जाएगा वैसे वैसे ये रॉड जो यहाँ पे है ये रॉड आगे जाएगी, ये सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। अब अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यू कैन ईजिली सी कि सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी एंड सो ऑन।
तो सिचुएशन ये बनेगी कि ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ब्लॉक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है उससे दो लोगों का फायदा हो रहा है, एक सरफेस एनर्जी बढ़ रही है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है ब्लॉक की। ये वाले रॉड का तो कोई मास दिया नहीं है तो हम इसको मासलेस ही मान लेंगे, और इस तरीके से हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने वाले हैं। तो आप देख लो, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय ब्लॉक विल बी mgh, काइनेटिक एनर्जी का गेन भी खाली ब्लॉक का हुआ है तो ये हो जाएगा हाफ mv²। ये तो पुरानी बातें ही हैं, बस जो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होंगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद सरफेस टेंशन, ये अगर आप देख लो तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यू कैन सी कि ये जो रॉड है, दिस रॉड विल कम फॉरवर्ड विद थ्रू अ डिस्टेंस h, तो जो चेंज इन सरफेस एरिया होगा, चेंज इन सरफेस एरिया हो जाएगा L मल्टीप्लाइड बाय H एक साइड का, एंड हमें पता है कि ये सोप सॉल्यूशन है तो इसके दोनों साइड काउंट होंगे, तो चेंज इन सरफेस एरिया हो जाएगा इतना। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा S मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया विच विल बी समवॉट लाइक दिस। तो अब बस इतनी सी बात है कि ये जितनी एनर्जी लूज करेगा ये दोनों भाई मिला के उतनी एनर्जी गेन करने वाले हैं। सो इफ यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू कैन सिंपली से दैट mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 2sl इंटू h। ये आपकी गवर्निंग इक्वेशन बन जाएगी, और अगर आपको स्पीड निकालनी थी तो यू कैन इजीली सी कि बस कुछ भी नहीं करना है, इसको आप हल्का सा रीअरेंज कर लो तो आपको स्पीड मिल जाएगी। सो लेट अस डू दैट, mg माइनस 2sl इंटू h इज इक्वल टू हाफ mv²। एक अच्छी बात यह है कि जो h है वो एटलीस्ट कॉमन आ गया है, तो जो स्पीड आपके पास आने वाली है वो h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आने वाली है, तो यू विल हैव 2 mg माइनस 2sl अपॉन m का रूट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल रीअरेंज करके कैलकुलेशन कर दी है, ये आपके पास आ जाएगी स्पीड। इतनी स्पीड अगर आप देखोगे तो आपका ब्लॉक पकड़ लेगा, और अगर इसी में आप देख लो कि इसी में आप सरफेस टेंशन को जीरो कर देते हो तो वही पुराना √2gh वाला रिजल्ट आ जाएगा। एक h खाली है, मैंने h को यहाँ पे लगा देता हूँ वापस, तो वही पुराना √2gh वाला रिजल्ट आपका आ जाएगा। बट इस तरीके से ये लोग छोटे मोटे क्वेश्चंस बनाते हैं एज फार एज सरफेस एनर्जी इज कंसर्न। सो यू कैन सी कि ये जो लास्ट पार्ट था सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी वगैरह जो था ये भी हमने देख लिया, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि ये सरफेस टेंशन का सबसे ईजी पार्ट होता है। बीच बीच में आप देख लो, हमने देखा था कि सरफेस टेंशन के कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग हो गए थे, लेकिन लास्ट तक आते आते ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट इजी हो जाता है, और इससे एडवांस में भी कभी कदार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में, मेंस में, बिटसैट में, इधर उधर के एग्जाम्स में तो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और ये बिल्कुल थ्रो अवे मार्क्स होते हैं। मतलब थोड़ा भी अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो आप आराम से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो विद दिस नाउ वी कैन से दैट वी हैव फिनिश्ड सरफेस टेंशन एज वेल। छोटा सा बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस टेंशन, तो आई वुड रिकमेंड कि ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखने समझने के बाद अब आपका काम ये है कि आप क्वेश्चन बैंक्स उठाओगे, असाइनमेंट्स वगैरह देखोगे, और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका ये चैप्टर भी 100% कंप्लीट हो जाएगा।